नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। यूं तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी खराबियां हैं, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी खूबियां जो शायद भारत की किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। उनमें से एक ये है कि बीजेपी एक बहुत बेहतरीन चुनावी मशीन है। वो 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। जो भी कुछ करती है, मंदिर से लेकर मंडल तक, आम लोगों की भलाई करने का दिखावा करने से लेकर सांप्रदायिकता की राजनीति तक, तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक कैलकुलेशन, एक गणित को केंद्र में रखकर होती हैं। वो ये कि चुनाव कैसे जीता जाए। अभी न्यूज़ साइकिल में, हेडलाइंस में मंदिर का मुद्दा छाया हुआ था। इतनी ही देर में बीजेपी ने गेम चेंज कर दिया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को वो भारत रत्न से सम्मानित करेगी, क्योंकि उनका 100वां जन्मदिन, खासकर उनकी 100वीं जो जन्मतिथि है, बर्थ सेंटेनरी है, वो उसका ये मौका है। तो आप ये देखिए कि अभी मंदिर पे बात हो रही थी, सीधे कितना आसानी से भाजपा ने अपने मीडिया की मदद से पूरे तरीके से हेडलाइंस को बदल दिया कि हम मंदिर की बात तो करते ही हैं, लेकिन मंडल पर भी पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे हम जो विपक्ष को है। तो साफ तौर पे यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या मंदिर काफ़ी नहीं है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि 400 सीटें नरेंद्र मोदी को आ रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों अलग अलग जगहों पर भगवा झंडे लेकर मस्जिदों पर और चर्चों पर चढ़ रहे हैं वो लोग जो उनके समर्थकों का पूरा परिवार माने जाते हैं। और अगर ऐसा है वाकई कि उन्हें पहले से ही 400 सीटें आ रही हैं, वो इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, तो क्यों उन्हें मंदिर के साथ साथ मंडल की जरूरत पड़ रही है। जितेंद्र कुमार, जाने माने पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। कर्पूरी ठाकुर पर समाजवाद की जो पूरी राजनीति है उस पर लगातार लिखते रहे हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप एक जीवनी भी लिख रहे हैं, आप उनकी जीवन कथा लिख रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी की। जितेंद्र जी। जी जी बिल्कुल। मैं पिछले 9 वर्षों से कर्पूरी ठाकुर पर उनकी बायोग्राफी लिखने की कोशिश कर रहा हूं। संसाधन की कमी और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की भी है कि मतलब कर्पूरी ठाकुर को गुजरे हुए लगभग 88 में गुजरे थे वो, तो 32-35 साल हो गए। और बिहार के जो बुद्धिजीवी हैं पूरा, और दुर्भाग्य से सारे सवर्ण ही हैं जो बुद्धिजीवी हैं, एक बेहतर आर्टिकल नहीं है कर्पूरी ठाकुर के काम पर। और फिर वो 33 वर्षों से, 90 से लेके 93 मतलब 2024 की शुरुआत है वो, और 33 वर्षों से वहां सामाजिक न्याय की सरकार है आरफा। और दोनों कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर दावा करते हैं, लालू जी भी और नीतीश जी भी, और अब तो लालू जी की दूसरी पीढ़ी आ गई, तेजस्वी जी। लेकिन उस सरकार ने एक भी कोई काम नहीं किया कर्पूरी ठाकुर के ऊपर। कोई किताब नहीं है, कोई एक शोध संस्थान ही बना दिए होते तो सिर्फ वो राजनीति ही है। और आपने जब शुरू में कहा कि बीजेपी मशीन है, चुनाव जीतने के लिए बहुत ही अलग तरह से काम करती है, तो आप अंदाजा लगाइए कि जिस जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर को सरकार में रहते हुए कभी चैन से नहीं जीने दिया, सबसे ज्यादा अपमानित कर्पूरी ठाकुर को किसी ने किया तो जनसंघ है। और उस जनसंघ की नई अवतार बीजेपी ने उनको भारत रत्न दिया, जबकि अवसर जब लालू जी मिनिस्टर थे केंद्र में, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब भी वो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा सकता था। कांग्रेस पार्टी के रिजीम में भारत रत्न दिया जा सकता था, लेकिन उस 10 साल में 2004 से लेके 2014 तक कोई बात नहीं हुई, और जब देवेगौड़ा की सरकार थी तब भी ये बात नहीं हुई। तो बीजेपी जो सामाजिक न्याय के खिलाफ है, और ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है, उसको देख लें तो सामाजिक न्याय के सारे जो फोर्स हैं उसको किसी तरह से अपने साथ लाने के लिए वो हर एक तरह की जोड़ तोड़ कर रही है। और जो लालू यादव और जो नीतीश कुमार सामाजिक न्याय की फोर्स है, वो सामाजिक न्याय का कम से कम बुरा तो नहीं चाहते। उनके लिए कोई ऐसा काम नहीं है जो सामाजिक न्याय हो और जुड़ पाए और वो दिखे। क्योंकि राजनीति, आप जानते हैं कि राजनीति सिर्फ ये नहीं होती कि आप क्या कर रहे हैं, ये भी होती है कि क्या दिख रहा है। प्रतीकात्मक
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में अगले कुछ सवालों के जरिए और आपके जवाबों के जरिए दर्शकों को जिस कमी का आप जिक्र कर रहे हैं उसको कुछ हद तक मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी कि आखिर कर्पूरी ठाकुर कौन है, आज की जनरेशन को ये पता लगे। और इसका श्रेय देने में जाहिर है हमें और आपको दोनों को बिल्कुल नहीं झिझकना चाहिए कि आज अगर कर्पूरी ठाकुर के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस तरह से एक पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसका श्रेय उस चुनावी मशीन को दिया जाना चाहिए जो चुनावी मकसद सही आपने कहा कि कितनी बड़ी विडंबना है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि सामाजिक न्याय के खिलाफ है, जब वो मुख्यमंत्री थे तब उन्हें चैन से नहीं बैठने दिया, उनकी सरकार के खिलाफ कितने काम किए। और अभी भी देखिए कर्पूरी ठाकुर के जो तमाम जो उनके आइडियल्स हैं, यानी उनकी राजनीति का जितना संदेश जो भी है उसकी बिल्कुल बरक्स काम करते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी उनको अपनाना चाहती है। तो यहां पर दर्शकों को बताएं कि 2 बार मुख्यमंत्री रहे वो बिहार के, करीब 30 साल सत्ता पर, 30-35 साल बिहार की सत्ता पर एक तरह से वो हावी रहे, चाहे ऑपोजिशन में या फिर सत्ता पक्ष में। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में जो उनके ऊपर, जैसे उन्होंने कहा कि वो खुद किताब लिख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत कम लिटरेचर अवेलेबल है, उपलब्ध है उनके बारे में। जो भी कुछ बातें अवेलेबल हैं उसके मुताबिक ये बताया जाता है कि कैसे जो सामाजिक न्याय की जो पूरी राजनीति जिसकी फसल काट रहे हैं लालू प्रसाद यादव या मुलायम सिंह यादव, उनसे कहीं पहले इसकी पूरी जो बिसात बिछाई वो काम कर्पूरी ठाकुर ने किया। ऐसे वक्त में जब उनको उनकी जाति के हिसाब से, जाति को केंद्र में रखकर गाली गलौज उनके साथ की गई, उस तरह के नारे जो मैं आपके सामने नहीं कह सकती, वो तमाम उनकी जो नाई जाति थी उसको लेकर लगातार ये कहा गया कि तुम्हारा काम है बाल काटो, तुम्हारा काम सत्ता में बैठना नहीं है। और कितनी सादा मिजाज वो व्यक्ति थे। जितेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि उनकी जीवनी पे तो जाहिर हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये जानने की कोशिश करूं कि इस तीर से भाजपा क्या शिकार करने की कोशिश कर रही है और जिस तरह से विपक्ष में बैठी पार्टियां बिहार में जवाब दे रही हैं, उसे आप कैसे देख रहे हैं? अरफा, बड़ा क्लियर है क्योंकि बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा जिसकी तादाद लगभग 36% है, मतलब, और अति पिछड़ा मतलब कम है काफी। तो वो अति पिछड़ों के ऊपर, हालांकि ये कहना कि कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ों के ही थे, कर्पूरी ठाकुर सबके थे, क्योंकि अगर आप उसको देखें, जब उन्होंने मंडल नहीं, मतलब जब रिजर्वेशन पिछड़ों के लिए उत्तर भारत में पहली बार लागू हुआ तो कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया था। मुंगेरलाल कमीशन को सेटअप करके मुख्यमंत्री बने, सेटअप किया, और उसके बाद वो मतलब एकदम 1.5 साल के भीतर उन्होंने पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू किया, जिसमें वो बिहार पहला राज्य था जहां 3% महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया। और क्योंकि वो लोहियावादी थे और मानते थे कि महिलाएं भी समाज में काफी पिछड़ी होती है, तो इस लिहाज से 3% अपर कास्ट के लोगों को दिया गया। कर्पूरी का फार्मूला था एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2, पिछड़ा और अति पिछड़ा, जिसमें यादव, कुर्मी, डोमिनेंट ओबीसी आते थे, उनके लिए उन्होंने 8% का रिजर्वेशन रखा। जो ज्यादा पिछड़े थे, जिसको उन्होंने एनेक्सर 1 कहा, उसके लिए उन्होंने 12% आरक्षण रखा। तो कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति ही नहीं, मतलब उत्तर भारत की राजनीति को उन्होंने काफी शेप किया, और इसी का परिणाम था कि कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ, मतलब खास करके बिहार में 2 लोगों के खिलाफ जो माहौल है, एक कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ और एक लालू यादव के खिलाफ, क्योंकि लालू ने मंडल के समय मंडल मतलब आयोग की अनुशंसा को अलग तरह से लागू किया, और उसमें से उन्होंने महिलाओं को जो रिजर्वेशन था, जो जनरली अपर कास्ट की महिलाएं लेती थी, उसको उन्होंने बाहर किया। तो लालू और कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ जो सवर्ण इतने तिलमिलाए रहते हैं, उसकी शुरुआत कर्पूरी ठाकुर ने की थी। कर्पूरी ठाकुर ने सामाजिक न्याय की पहली धारा को स्थापित किया बिहार की राजनीति में, जिसका असर यूपी तक गया। मुलायम सिंह ने काफी काम किया, लेकिन शुरुआत कर्पूरी ठाकुर ने की थी। तो एक बड़ा सा तबका जो लगभग 36-37% है अति पिछड़ों का, वो बीजेपी के नजर में है, और वो किसी भी तरह से उसको कब्जा करना चाहती है बीजेपी। जो नीतीश कुमार का भी वोट बैंक है, उस पर बीजेपी ने काफी काम किया है, उसमें उन्होंने डेंट भी लगाई है ठीक ठाक। और आगे क्या होगा, तो वो 36% वोट तो उनके बीजेपी वालों के दिमाग में है कि अगर वो 36% वोट हो, उसमें से एक बड़ा तबका आ जाए, वो सवर्णों का लगभग 10% वोट है,
है तो 15.5% के करीब, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अशरफ कोई भी वोट करेगा उनको, बीजेपी को आज के दिन। तो जी हाँ। अपर कास्ट मुस्लिम को निकाल दीजिए तो लगभग 36%, अपर कास्ट 10 के अलावा 36% वो अति पिछड़ों पर दाव है उनका। अच्छा गणित आपने समझाया, लेकिन अब मुझे ये बताइए, फिलहाल के विपक्ष जो है, खासकर लालू यादव का मैं ट्वीट देख रही हूँ, उनका ये कहना है कि अब ये देखिए कि भाजपा डर गई है क्योंकि हमने कास्ट सेंसस कराया और हमने सीधे आंकड़े बाहर रख दिए। भाजपा में ये करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए सिर्फ प्रतीकों को सामने रखकर अपनी राजनीति साधना चाहती है। क्या वाकई आपको ये लगता है कि मंदिर के बाद भी बीजेपी को मंडल की जरूरत है? बिहार की राजनीति को फिलहाल लोकसभा चुनाव से कुछ ही हफ्ते पहले आप पिछड़ों की राजनीति के मद्देनजर किस तरह से देख रहे हैं? क्या गठबंधन के खिलाफ भाजपा कहीं टिक पाएगी? पिछली बार की जो सीटें हैं उसके मुकाबले आप इस वक्त किस तरह से हालात बनते देख रहे हैं? अरबा, मैं अभी पिछले चौथा आज 5वां दिन है जब मैं सीमांचल के एरिया में घूम रहा हूँ, बिहार के सीमांचल के एरिया में, और वहाँ मतलब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मंदिर, मतलब 20 तारीख से मैं हूँ यहाँ, और मंदिर 22 तारीख को होना था प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन कोई ऐसा मंदिर नहीं है उस एरिया में जहाँ झंडे नहीं लगे थे, मोमबत्तियां नहीं जल रही थी, दिए नहीं जल रहे थे, और उसके इर्द गिर्द एक विशाल जुलूस नहीं निकला था, और उसमें कहीं भी बीजेपी का झंडा नहीं, जय श्री राम लिखा हुआ था। बीजेपी वाले पीछे थे, और एक भी राजद, कम्युनिस्ट पार्टी या जेडीयू का एक कार्यकर्ता मुझे नहीं दिखा जो उस मोबिलाइजेशन के साथ होके, या वो हमारा है या उसके खिलाफ होके। वो पूरे के पूरे सारे के सारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे। मामला राम मंदिर का था, सारे लोगों को उन्होंने जोड़ा, पर्दे के पीछे से सारा काम कर रहे थे, और उसके न विरोध में न उसके अगल बगल में किसी भी महागठबंधन का कोई भी एक फोर्स मुझे नहीं दिखाई पड़ा। तो जमीन पर मतलब आपने 2 अक्टूबर को आपने जातीय जनगणना सार्वजनिक की, 2 अक्टूबर से लेके 3.5 महीने हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। एक आदमी इस जातीय जनगणना पर बात करने के लिए इस गठबंधन सरकार से कोई नहीं है, सिवा स्टेटमेंट देने के। जमीन पर क्या हो रहा है वो सिर्फ बीजेपी कर रही है। इस जनगणना का सबसे ज्यादा लाभ, सबसे ज्यादा उसको पब्लिक में लेके जिस सरकार को जाना चाहिए था, उसको बीजेपी वाले इस जनगणना को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पक्ष में। तो सिर्फ राम मंदिर एक भावनात्मक इशू है, और मैं बात कर रहा था तो ऐसा नहीं कि सारे लोग राम मंदिर के साथ हैं, मतलब विरोध नहीं है कम से कम, ये तो मैं देख रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके चलते वो वोट करेंगे। लेकिन मोबिलाइजेशन की जो मशीन है बीजेपी, उसके इर्द गिर्द कहीं भी ये सोशल जस्टिस की फोर्स नहीं है। लेकिन आपने अभी यहाँ पर एक वाक्य कहा कि कास्ट सेंसस का, जनगणना का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। बीजेपी को कैसे फायदा होगा इससे? नहीं, बीजेपी उसको मोबिलाइज कर रही है, जैसे कि कोई जाति कितनी है, मोबिलाइज कर रही है, मतलब उससे अलग करके कि आपको इस गठबंधन के सरकार में कैसे नुकसान हुआ, मोदी जी क्या है, कैसे महान काम कर रहे हैं, मोदी जी का क्या है और आपको कितना नुकसान हो गया। तो एंटी गवर्नमेंट पोलराइजेशन उस कास्ट में जाके बीजेपी कर रही है कि आपको कुछ नहीं मिला, सारा कोई एक और कोई खा लिया जो खाया नहीं कोई। लेकिन जितेंद्र जी, ये बताइए कि क्या आपको लगता है वाकई जिस तरह से ये दिख रहा है कि ये बीजेपी का खौफ है चुनाव के मद्देनजर कास्ट सेंसस को लेकर, या आपको लगता है कि वाकई ये फिर से एक चुनावी चाल है जिसमें विपक्ष के मुंह से निवाला छीन लिया है बीजेपी ने? आप इसे इस तरह से देखते हैं, या वाकई आपको लगता है कि ये बीजेपी का डर बता रहा है कि इस सब के बावजूद, मंदिर के बावजूद भी उन्हें मंडल की जरूरत पड़ रही है? मैं उन तमाम बातों को जरूर नजर में रख रही हूँ जो आप बता रहे हैं कि ग्राउंड पर काम नहीं कर रहे हैं गठबंधन के लोग या विपक्ष इन जनरल। हम देख रहे हैं पूरी तरीके से इंडिया अलायंस आज की तारीख में खासकर बिल्कुल बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इधर एक तरफ खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार वापस एनडीए में जा सकते हैं, उधर ये खबर आ चुकी है जाहिर है कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में जो ये पूरी तस्वीर है, आपको लगता है कि बीजेपी को फिर भी क्या वो सेफ प्ले करने की कोशिश करें, या उनको वाकई जरूरत है डरने की? नहीं, बीजेपी, देखिए, अगर बीजेपी कोई भी राजनीतिक दल, मान लीजिए कि अगर ममता बनर्जी ने कह दिया कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, तो क्या कांग्रेस और लेफ्ट वहां चुनाव नहीं लड़ेगी? लड़ेगी। सवाल यह है कि आप कैसे देख रहे हैं चीजों को, आप किस तरह से एक्ट कर रहे हैं और किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं।
अनफॉर्चुनेटली बीजेपी एक्ट भी कर रही है, बीजेपी रिएक्ट भी कर रही है। ये महागठबंधन ना एक्ट कर रही है ना रिएक्ट कर रही है। मतलब जैसे सोशल जस्टिस का अगर प्लैंक है, और अगर वो सोशल जस्टिस के प्लैंक पर अगर बीजेपी महागठबंधन काम कर रही होती, तो उनको ये बताने की इस तरह से जरूरत नहीं पड़ती कि बीजेपी ने उनके लिए क्या नहीं किया है। एक्चुअली बीजेपी वहां जाके बता रही कि आपके लिए कुछ नहीं हुआ है। हकीकत ये नहीं कि जो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सारे नैरेटिव्स जो गढ़े गए हैं वो प्रो बीजेपी है और एंटी महागठबंधन है। और जो नौकरियों की तमाम जो घोषणा हुई है, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, उसका कितना असर देखा आपने? 12 करोड़ की जनसंख्या है बिहार की, और उसमें 2 लाख लोगों की नौकरी मिली है। तो कुछ लोग तो हैं जो एक व्हाइट कॉलर वाले हैं और जो सड़क पर हैं, जो रहते हैं, उनको तो लगता है कि नौकरी अच्छी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। लेकिन अब 2 लाख की नौकरी है, और गांव का गांव, मतलब जिस गांव में गया अभी, एक 800 लोगों की बस्ती थी वो, उसमें किसी भी आदमी को नौकरी नहीं मिली। अभी एक और दूसरे टोले में गया था, वहां लगभग 650 लोग थे। वहां मतलब 5 साल पहले, 4 साल पहले जो नौकरी मिली थी उनको नौकरी मिली। तो नौकरी एक पॉजिटिव नैरेटिव है कि नौकरी मिल सकती है, लेकिन सिर्फ यही कह के कि नौकरी हम दे रहे हैं, वो ये नहीं हो पा रहा है। क्योंकि लेकिन अगर आपकी नज़र में मान लेते हैं कि ये मंदिर का मुद्दा इतना जज्बाती, इतना भावनाओं वाला मुद्दा है, आपने खुद ये कहा कि मंदिर पे झंडा लगाना या तमाम तरह से भगवे झंडे लगाने का मतलब भी ये नहीं है कि ये तमाम लोग बीजेपी के वोटर्स हैं, लेकिन इसका क्या जवाब हो सकता था विपक्ष के पास, क्या जवाब हो सकता था गठबंधन के पास? आपको ये नहीं लगता कि विपक्ष अभी इंतजार कर रहा है अपने मौके का कि जब उसकी बारी आएगी तब वो बात करेगा? आरफा बारी मतलब समय कितना है? बीजेपी जिस दिन चुनाव जीतती है अगले दिन से वो प्रचार में जुट जाती है। और आपको क्यों लग रहा है कि मतलब मई में लोकसभा कंस्टिट्यूट होना है और जनवरी का 25 तारीख 24 तारीख चल रहा है और आपको जरूरत ही महसूस नहीं हो रही कि जनता के बीच जाया जाए? इतने बड़े एजेंडा के साथ जब 2 लाख अकेले आपने नौकरी दी है आपकी सरकार ने, तो ये बात लोगों तक क्यों नहीं है कि आप नौकरी दे रहे हैं? ये तो सरकार को काम करना पड़ेगा ना, जहां आपकी सरकार है। नैरेटिव बीजेपी गढ़ रही है और ये लोग नैरेटिव का काउंटर भी नहीं कर पा रहे हैं। जी, जितेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया द वायर से बातचीत करने के लिए। अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अब राजनेता क्या करते हैं, विपक्ष और सत्ता पक्ष क्या करता है, उस पर तो हमारी नज़र रहेगी। आपसे हम फिर बातचीत करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में भाग लेने के लिए शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।